सब्जियां फ्रूट जो हैं किसान से जब आप तक पहुंचती हैं तो ये प्रोसेस क्या है, फिर आप इसको आगे भी फरोख्त करते हैं? ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि हम किसान का सारे पैसे हम ले जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। उल्टा जो ज़िम्मेदार है, एक फसल अभी उसकी ख़त्म नहीं हुई होती तो वो अगली फसल का भी एडवांस हमसे लेके जा चुका होता है, और हर टाइम में ज़िम्मेदार आड़ती का कर्जदार होता है। आलू की 10 गाड़ियाँ आ रही हैं, रमज़ान शरीफ में 50 गाड़ियाँ आएंगे। प्याज की 10 गाड़ी आ रही है तो रमज़ान शरीफ में 50 गाड़ी है। अगर 10 टन खजूर बिक रही तो रमज़ान शरीफ में 100 टन खजूर आ रही। मतलब रमज़ान में कारोबार बढ़ जाता है आपका? कारोबार नहीं बढ़ता, उसमें हमारे यहाँ हमने रमज़ान शरीफ को ऐसे ले लिया जैसे ये खाने पीने का फेस्टिवल है पड़ा। इतनी ह्यूज डिमांड क्रिएशन है, वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। आप देखें, इमरान खान जब आए हैं तो उसमें उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन डॉलर्स की। तो इमरान खान ने जब क्लोज किया तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी 2.8 बिलियन डॉलर्स की, ऑलमोस्ट डबल हो गई। वैसे तो हर चीज़ से शिकायत है कि हर चीज़ महंगी है। अब आप देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? आम क्यों महंगा है, जबकि आम तो हमारे मुल्क का अपना फल है? इस टाइम आम की फसल के ऊपर तेले का बहुत ज़बरदस्त से अटैक हुआ है, सिंध में, रेमियार खान में, मुल्तान में, तीनों जगह पर। तो आम की जो आप ऐसे समझे क्रॉप ही जो है वो ऑलमोस्ट 60% बाकी है, 40% डैमेज हो गई है। आम को टीका लगाया जाता है? नहीं, पकाने के लिए नहीं, कोई इस तरह की चीज़ इसमें ऐड की जाती है? कोई चीज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें नहीं पढ़ाया जाता कि भारत का 500 बिलियन डॉलर्स का उसका फॉरेन रिजर्व है, हम 10-12 बिलियन डॉलर के ऊपर खड़े हुए हैं। दोनों आज़ादी इकट्ठी मिली हुई है। तो ऑयल है, ईरान के ऑयल से ज़्यादा पाकिस्तान के पास ऑयल है। हमने उसको डीप एवैक्यूएट करके हमने उसको डिस्कवर करने की कोशिश ही कोई नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साउथ पोस्ट डिजिटल के साथ मैं हूँ अना मंजूर हुसैन। नाज़रीन, आज की पोस्टकास्ट में हम बात करेंगे साउथ पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी के बारे में। आपको बताएंगे कि सब्जियाँ और फ्रूट जो है वो किस तरह बेचे जाते हैं, उनका कारोबार कैसे किया जाता है, उनकी कीमतों का तयन कैसे किया जाता है। किसान जो कि इसको बेचता है मिडिल मैन फिर इसको आगे फरोख्त करता है, ये सारा प्रोसेस कैसे है? अमूमी तौर पर कहा तो ये जाता है कि किसान औने पौने दामों इसको मिडिल मैन यानी कि आड़ती को बेच देता है, और फिर आड़ती इसको आगे मुनाफे के साथ आगे फरोख्त कर देता है, और जितना भी मुनाफा होता है वो एक मिडिल मैन को होता है, यानी कि किसान को तो सिर्फ अपने अखराजात ही पूरे करने का इसमें मिलता है। इस पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि मुल्तान की पहचान जो है और आमों का बादशाह है, वो भी मार्केट में आ चुका है। आम के प्राइस क्या है, आम के बारे में भी आज हम जानेंगे। आम को एक्सपोर्ट किया जाता है। आम खाने में तो बहुत मज़ेदार है, लजीज है, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। इसके नुकसान पर कभी बात नहीं की, नुकसान इसका है भी नहीं। लेकिन आजकल कहा यह जाता है कि जैसे तरबूज को टीका लगाया गया था, वैसे ही आम को भी टीके लगाए जाते हैं, आम को पकाने के लिए, आम का रंग पीला करने के लिए। और आम को पकाने के लिए जो पाउडर या गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। क्या इसमें आड़ती का भी किरदार शामिल है या नहीं? हमारे साथ मौजूद हैं साबरी इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर मोहम्मद इमरान साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके आने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सब्जियां फ्रूट जो हैं किसान से जब आप तक पहुंचती हैं तो ये प्रोसेस क्या है, फिर आप इसको आगे भी फरोख्त करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है? अच्छा मैडम, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि हम बेसिकली साबरी एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रोअर भी है, प्रोसेसर भी है, एक्सपोर्टर्स भी हैं, और कमीशन एजेंट भी, ऐसे कमीशन एजेंट भी काम करते हैं। हम खुद काश्तकार भी हैं। तो जो आपने अपने इंट्रो में जो चीज़ कही है कि ना कि मिडल मैन, आड़ती मिडल मैन आपने उसको कह दिया, एक तो वो मिसकंसेप्शन है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। सेकेंडली कि सारा जो किसान की प्रोडक्शन है वो हम खा लेते हैं और किसान को औने पौने दामों हम परचेज़ कर लेते हैं, ऐसी कोई बात कोई नहीं है। अच्छा, पहली बात जो ये है कि किसान के साथ हमारी पार्टनरशिप की बेसिस पे है। ऐसे ही है जैसे एक पार्टनर को आप कह दें कि इसने इसका इत्तेसाल कर लिया है, इसने इसकी सारी जो डिज़र्व्ड इसकी मेहनत इसकी थी और प्रॉफिट ये लेकर चला गया। ऐसा नहीं है कि हम किसान के साथ उसके बीज, जब उसने खेत में बीज बोना होता है, वहाँ से लेकर खाद, उसकी खुशी गमी,
उसकी हर चीज़ में हम उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, और उसके अगेंस्ट किसान जो है हमने जो भी उसको अमाउंट दी हुई होती है उसके अगेंस्ट किसान अपनी प्रोडक्ट हमारे पास लाता है, और वो मार्केट वैल्यू के ऊपर सेल की जाती है, ना कि हम उसको परचेज करते हैं। हम उसको एज ए कमीशन एजेंट ऐसे है जैसे सर्विस चार्जेस है, वो आया है अपनी प्रोडक्ट लेकर खेत से आया है और हमारे पास आए हैं, हम आड़तियान हैं पड़े उधर मार्केट में 210 से ज़्यादा आड़ती हैं पड़े, इससे 210 से ज़्यादा दुकानें हैं और 500 550 के करीब आड़ती हैं पड़े। तो वो किसी के पास भी चला जाता है, रेट को वो ओपन ऑक्शन की मार्केट है पड़ी, रेट को वो देख लेता है और जिधर उसका दिल चाहे उसको वो रिपोर्ट्स लेता है। आजकल तो ग्लोबल विलेज का दौर है, मोबाइल का दौर है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद फिंगर टिप्स पे है, कहीं से भी उसने वो ली है, रिपोर्ट ली है कि यार ये आज मुल्तान में जो मैंगो है ये सस्ता बिक रहा है या सब्जी सस्ती बिक रही है, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में ये तेज है। तो मैं अपनी कीमतों के तयन जो होता है उसकी पूरी रिपोर्ट होती है। नहीं सॉरी, ये वो एक डेस्क रिपोर्टिंग है जो मार्केट कमेटी जो हम जिसको हमें रेगुलेट करती है मार्केट कमेटी ना, पामरा एक इदारा है, पामरा के नीचे मार्केट कमेटी हमें रेगुलेट करती है। तो वो डेस्क रिपोर्टिंग होती है, वो देती है आगे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को, डीसीज को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देती है कि ये अप्रॉक्सीमेटली ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक चली है, ए ग्रेड की ये प्राइस है, बी ग्रेड की ये प्राइस है, सी ग्रेड की ये प्राइस है। तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि हम किसान का सारे पैसे हम ले जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। उल्टा जो जिम्मेदार है, एक फसल अभी उसकी ख़त्म नहीं हुई होती तो वो अगली फसल का भी एडवांस हमसे लेके जा चुका होता है, और हर टाइम में जिम्मेदार आड़ती का कर्जदार होता है। अगर उसका वो उसके ऊपर ये कंपल्शन भी नहीं है कि वो उसने पैसे मुझसे मुल्तान से उठाए हैं तो वो फैसलाबाद नहीं भेज सकता, लाहौर नहीं भेज सकता, इस्लामाबाद नहीं भेज, जिधर उसको प्रॉफिट नजर आएगा वो वहां बेच लेगा। इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला मिसकंसेप्शन जो है ये, इसको तो ये हमेशा से जो मीडिया वालों के साथ मुझे शिकायत है कि काफ़ी सारे लोग आते हैं मार्केट में, इंटरव्यूज़ करते हैं और उसके बाद जो मीडिया में खबर चलती है वो डेस्क रिपोर्टिंग है कि भाई आप कि ये आड़तियों ने ये इत्तसाल कर लिया, कीमतें बढ़ गई। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मार्केट बेस करती है। जैसे आप इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे रमज़ान शरीफ के अंदर एकदम से इतनी ह्यूज डिमांड क्रिएट होती है, इतनी ह्यूज डिमांड क्रिएट होती है, ऑलमोस्ट जो सप्लाई ऑर्डिनरी दिनों में ना, आम दिनों में रमज़ान शरीफ हर बंदा आलू, प्याज, जो भी उस टाइम की जो फ्रूट है वो रमज़ान शरीफ के लिए, खजूर भी उस टाइम के लिए स्टोर करता है। अच्छा, अब एक मैं फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में आम दिनों में आलू की 10 गाड़ियाँ आ रही है, रमज़ान शरीफ में 50 गाड़ियाँ आएंगे। प्याज की 10 गाड़ी आ रही है तो रमज़ान शरीफ में 50 गाड़ी है। अगर 10 टन खजूर बिक रही तो रमज़ान शरीफ में 100 टन खजूर आ रही। मतलब कि रमज़ान में कारोबार बढ़ जाता है आपका? कारोबार नहीं बढ़ता उसमें, हमारे यहाँ हमने रमज़ान शरीफ को ऐसे ले लिया जैसे ये खाने पीने का फेस्टिवल है पड़ा। अच्छा। तो हम लोगों ने, हर बंदे ने, कि रमज़ान शरीफ की अलग से डिशेज़ हैं। लोग कहते हैं कि यार रमज़ान शरीफ में तो हम रोज़े से होते हैं, हमारा खर्चा कम होना चाहिए। वो उल्टा खर्चा क्यों बढ़ जाता है कि भाई उसमें हमने लाजमी पकोड़े खाने हैं, समोसे खाने हैं, हमने उसके फ्रूट चाट्स खानी है, तो वो लाजमी खानी है और हर बंदे ने लेनी है। इतनी ह्यूज डिमांड क्रिएशन है, वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। आप संभल के खाएं, संभल के करें तो आम दिनों के हिसाब से खाएं तो कोई मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक मिसकॉन्सेप्ट है कि किसान जो है वो औने पौने दामों बेच लेते हैं और ज्यादा मुनाफा आप लोग लेते हैं। बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट। अच्छा ठीक है सर, ये बताएं कि इस वक्त मंडी में कौन से फल ज्यादा पाए जा रहे हैं? इस वक्त इस टाइम जो गर्मी का सीज़न है इसमें आम, खुबानी, आलू बुखारा, चीकू, आड़ू, सेब अब रिसेंटली इन होगा,
तो ये तकरीबन इस टाइम तरबूज, गरमा, हर फल इस टाइम मार्केट के अंदर मौजूद है। अच्छा, ठीक है। आम की अगर बात करें, आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है। वैसे भी मुल्तान की पहचान आम ही है और आम के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसके नुकसान तो कोई नहीं है। लेकिन हम कहीं कहीं ये भी सुनते हैं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसपे एक वीडियो थी, उन्होंने कहा था कि तरबूज को टीका लगाया जाता है, आम को भी टीका लगाया जाता है उसको पीला करने के लिए या उसको पकाने के लिए। आम आता तो मेरे ख्याल में खेत से जो है वो कच्चा ही आता है, फिर उसको पकाने के लिए आप उसमें कुछ चीज़ ऐड करते हैं। वो एक पाउडर होता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट शायद कहा जाता है, जिसका फार्मूला CaC2 है। कैल्शियम कार्बाइड आज से 5-4 साल पहले तक कैल्शियम कार्बाइड ही इस्तेमाल होता, तो वो बहुत हार्मफुल किस्म का ऑब्वियसली एक हार्मफुल था। लेकिन उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक नया तरीका बताया एथिलीन गैस का। एथिलीन वो एक बड़ा फायदेमंद है, उसमें वो फायदेमंद भी है। एथिलीन राइपनर उसको कहते हैं। एथिलीन गैस के तरीकाकार क्या है, उससे आम कैसे पकाया जाता है? उससे में आम वो जो हम उस पहले हम कैल्शियम कार्बाइड के हम उसके अंदर पैकेट्स डालते थे, अब वो बने बनाए चाइना से इंपोर्ट होती है एथिलीन। वो चाइना वाली एथिलीन है, वो हम उसके अंदर आम वो भी पाउडर ही होता है। हाँ, या वो गैस टाइप कुछ है? गैस के चैम्बर अलग है, उसका एक जनरेटर होता है। जो गैस का चैम्बर है ना, अच्छा। वो बेसिकली पाउडर होता है। वो जब उसको हम 5-6 सेकंड ना पानी में डिप करके तो फिर हम उसको आम की पेटी के अंदर रखते हैं। फिर वो आम के अंदर भी एथिलीन होती है, वो एथिलीन को इग्नेट करती है, उसकी राइपनिंग प्रोसेस तेज कर देती है। अच्छा। तो तब उसको कलर आ जाता है। तो वो गैस इटसेल्फ जब वो होता है, वो जब उसको हवा नहीं लगती तो वो उसमें वो गैस बनती है। गैस वो एथिलीन गैस उसको आम के अंदर की एथिलीन को इग्नेट करती है और आम पक जाता है। अच्छा, ठीक है। तो आम को हम एक्सपोर्ट आप कैसे करते हैं? जी, आम को हमें बेसिकली पाकिस्तान जो है ना 4th लार्जेस्ट कंट्री है आम की प्रोडक्शन का। ऑलमोस्ट 3 मिलियन मेट्रिक टन पाकिस्तान की मैंगो की प्रोडक्शन है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं ना वो 150,000 मेट्रिक टन है। सिर्फ 150,000, 1,50,000, हाँ 30 लाख मेट्रिक टन की प्रोडक्शन में 1.5 लाख मेट्रिक टन हमारी सिर्फ एक्सपोर्ट्स हैं। अभी हमें जो सबसे बड़ी शिकायत है गवर्नमेंट से कि अगर वो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अपना एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करें। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको कोट कर देता हूँ। इमरान खान साहब से काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे इख्तलाफात होंगे, मैं उनकी जो बिज़नेस मैनेजमेंट की टीम है उसको वो दाद दूंगा। उन्होंने 2017 को बेस ईयर रख के 3 साल की एक स्कीम निकाली थी कि हर एक्सपोर्टर को जो भी अगर उसने $1 की एक्सपोर्ट की है तब उसको 2% उसको उसकी जितनी टोटल वैल्यू की है उसको 2% रिबेट दिया जाएगा। अगर किसी ने 2017 बेस ईयर बनाया तो 2018 में उसकी 10% इंक्रीमेंट है एक्सपोर्ट में, तो वो 2+2 हो जाएगा। फिर नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स जो है जैसे रशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना की नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं। USA हमारी ट्रेडिशनल मार्केट्स में गिनी जाती हैं जो GCC कंट्रीज़ हैं, दुबई, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी। तो ये ट्रेडिशनल कंट्री, इनके अलावा जहाँ पर वो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 2+2+2 हो जाएगा। आप देखें इमरान खान जब आए हैं तो उसमें उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन की। तो इमरान खान ने जब क्लोज किया तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी $2.8 बिलियन की, ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो अगर वो जस्ट उसने और कुछ नहीं किया, एक इंसेंटिवाइज किया है, उसके अलावा जो सर अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने रिकॉर्ड इजाफा किया है हमारी एक्सपोर्ट में, बढ़ी है हमारी एक्सपोर्ट। नहीं, ये मैं इससे नहीं सर, ये एक है कि हमारी एक्सपोर्ट में बड़ा इजाफा हुआ है। नहीं, इमरान खान के टाइम में एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ था टेक्सटाइल सेक्टर में, उससे भी ज्यादा है।
ऐसा हो नहीं सकता है। हो सकता है, आप ठीक कह रही हो, मेरी इंफॉर्मेशन पुरानी हो, इसमें कोई वो नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई। अच्छा सर, ये बताइए कि आम हम ज्यादातर किन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम जीसीसी को ज्यादा जाता है। हम अच्छा। सऊदी में जाता है, दुबई में जाता है, कतर में जाता है, बहरीन में जाता है और ओमान में जाता है। इसके अलावा जो बाई सी की रूट हैं, सारे बाई सी की एक्सपोर्ट्स के रूट हैं, और जो बाई एयर की एक्सपोर्ट्स के रूट हैं वो यूरोप का है, अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, वो एयर की एक्सपोर्ट्स के रूट। अच्छा सर, मकामी पैदावार होने के बावजूद हम देखते हैं कि आम बहुत महंगा है, आवाम को बड़ी शिकायत हैं। वैसे तो हर चीज़ से शिकायत है कि हर चीज़ महंगी है। अब आप देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया है। इस पर क्या कहेंगे, आम क्यों महंगा है, जबकि आम तो हमारे मुल्क का अपना फल है? जी, आम अपने मुल्क का फल है। आप उसकी इनपुट्स को देखें कि आम जो बिजली के बिल हैं, ट्यूबवेल के ऊपर पहले सब्सिडाइज कर रही थी गवर्नमेंट, अब वो सब्सिडाइज उसने रोल बैक कर लिया है, बिजली कोई नहीं है। लोगों ने खाद के रेट्स जो हैं वो आलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गए हैं। उसके बाद जैसे पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं वो बढ़ी हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन हमारी महंगी हो गई है। तो वो सारे इम्पैक्ट मिलाकर, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि इस टाइम आम की फसल के ऊपर तेले का बहुत ज़बरदस्त से अटैक हुआ है, सिंध में, रेमियार खान में, मुल्तान में, तीनों जगह पर। तो आम की जो आप ऐसे समझे क्रॉप ही जो है वो ऑलमोस्ट 60% बाकी है, 40% डैमेज हो गई है। तो 60% क्रॉप होने की वजह से वो जाहिर बात है उस मार्केट की डिमांड से कम आ रही है सप्लाई, तो आम महंगा है, इस वजह से महंगा, और कोई वजह कोई नहीं। तो आम को तो बड़े जूते पड़ते हैं, इस दफ़ा जूते नहीं पड़ रहे। अच्छा, आम को जूते पड़ते हैं, इस दफ़ा नहीं पड़े। सर, फलों को, सब्जियों को फरोख्त करके हम कैसे ज़र मुबादला में इजाफा कर सकते हैं? जी, ये चीज़ टेक्निकली गवर्नमेंट को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। इसमें हमें कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हैं पड़ी, हमें जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है उसके से हमें फैसिलिटेट करे। दूसरा, जो हमारी मार्केट्स हैं, हमें प्रॉब्लम है कि जैसे ईरान बहुत बड़ा बायर है, हमारा बहुत बड़ा बायर है, और ईरान में आम का रेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है वो, और उनका ईरान वालों का डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, अगर आपके ऊपर वो कोई ऐसी कंपल्शन लगा रहा है, ईरान वाले आपके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कंपल्शंस लगा रहे हैं कि जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट का प्रोसीजर मुश्किल होता जा रहा है, तो हमें बोलना चाहिए ना कि यार आप ऐसी कंपल्शंस नहीं लगाएं। हॉट वाटर की लगाई है, ठीक है, आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स लग गए हैं। इसके अलावा आप किसी को किसी टाइम में भी उसको बैन कर देते हैं, किसी को किसी टाइम में खोल देते हैं। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए, बार्टर सिस्टम है, तो बार्टर सिस्टम को एक अपनी विजिलेंस के अंदर लेकर आए, और वो है चंद लोगों के हाथ में गेम। तो हम लोग भी आगे किसी को देते हैं, उसके पास परमिट है, वो परमिट आगे ईरान के पास चला जाता है, तो उसके ईरान में प्रोडक्ट चली जाती है। तो वो जो बीच में जिसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसकी कोई प्रॉफिट लॉस में किसी का शेयर कोई नहीं है, वो बहुत जंक ऑफ प्रॉफिट वो खा जाता है। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें फैसिलिटेट करे। ईरान के हमारी जो उधर एम्बेसी है वो हमें हमारी जो वापसी की जो रेमिटेंस है उसके लिए हमें फैसिलिटेट, जहां हमारे पैसे फंस जाते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, उधर उनके खिलाफ FIRs, उधर उनके इलीगल जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो कराई जाए। इसी तरह GCC में भी हमारे बहुत सारे लोगों के पैसे फंस जाए, तो हम लोग खुद ही जो भी मिन्नत तरला जिस तरह का भी पोजीशन है उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आसरा नहीं है कि भाई हमें गवर्नमेंट जो है ना हमें सपोर्ट करेगी, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। इवन मैं इसकी एग्जांपल दूं कि आज से 4 साल पहले हमारे पाकिस्तान से जो हमारी मेन क्रॉप है मैंगो की, वो है मौसमी चौसे की, जिसको समर बेश्त चौसा भी कहते हैं।
वो मौसमी चौसा जो उसका अरोमा है, 2 टाइप्स के कंटेनर बाई सी में एक्सपोर्ट होते हैं। एक होता है रेफ्रिजरेटेड कंटेनर जिसको रीफर कंटेनर कहते हैं, एक होता है ओपन टॉप कंटेनर ना। तो वो जो मौसमी चौसा है वो रीफर कंटेनर में कामयाब नहीं है। रेफ्रिजरेशन उसके अंदर गैस ज़्यादा होती है, वो चूँकि बंद होता है वो गैस आम को खुद ही ख़राब कर देती है। वो ओपन टॉप कंटेनर्स के अंदर उसका फ़ायदा है। ओपन टॉप्स के ऊपर यूएई की गवर्नमेंट ने बैन लगाई, हमने मिनो अन उसको तस्लीम कर लिया। मैं खुद गया दुबई, उधर मैंने मैंगो के जो हमारे इंपोर्टर्स हैं उनके साथ बात की, तो वो कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने खुद लेटर लिखा है, आपकी गवर्नमेंट चाह रही है कि ओपन टॉप बैन हो जाए, तो हमें आप वो गारंटी दें कि आपके मैंगो खराब नहीं होंगे, वो जो कंटेनर है सैनिटाइज होंगे, मतलब उसके फाइटो सही तरीके से इशू होंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेनर ये एक गिलास है, उसके अंदर पानी डालें, बोतल डालें, शरबत डालें, गिलास का तो कोई कसूर नहीं है ना, तो कंटेनर का कोई कसूर नहीं है, उसके अंदर जो मैंगो डाल रहा है उसका कसूर है। क्यों चीज़ खराब डालेगा एक आदमी, क्यों चीज़ खराब? इमरान साहब, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया, आम को टीका लगाया जाता है नहीं पकाने के लिए? नहीं, कोई इस तरह की चीज इसमें ऐड की जाती है? कोई चीज ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप एज अ एक्सपोर्टर, एज अ ग्रोअर, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मैं वही मुश्किलात आपको मैडम, जो काश्तकार हैं एज ए जो ग्रोअर हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बिजली का। हमसे अब बिजली के बिल हमसे बर्दाश्त नहीं होते। दूसरा, हमें जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र एक तो इतनी महंगी होने के बाद भी 2 नंबर फर्टिलाइज़र है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई विजिलेंसी नहीं है। 2 नंबर आ रही है, कुछ आ रहा है तो मार्केट में फ्लोट कर रही है उसका। 3rd नंबर पेस्टिसाइड्स का प्रॉब्लम है, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो भी 2 नंबर आ रहे हैं, उसकी कोई मैकेनिज्म कोई नहीं। इतने सारे डिपार्टमेंट्स होने के बावजूद कोई चीज़ खराब है, नहीं है उसको चेकिंग की कोई वो नहीं है। अच्छा, वो अगर आप हमें वो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे तो आप यकीन करें कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट को सिर्फ इंसेंटिवाइज करना है, और ये आपका जो रेमिटेंस है, आपका फॉरेन रेमिटेंस है, ये ऑलमोस्ट मे बी 10 टाइम्स इससे ज़्यादा हो सकता है जो आजकल हम इसको गेन कर रहे हैं। सर, बजट भी पेश हुआ है, बजट की मंजूरी भी अभी होनी है, टैक्स जो लगाए जाते हैं इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी राय, क्या आप उस पर सेटिस्फाई हैं? नहीं जी, बिल्कुल कोई सेटिस्फाई कोई नहीं हो जी। मैं इसमें हमें तो टैक्सेशन का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। गवर्नमेंट को हम लोग आवाम सवाल नहीं कर रही गवर्नमेंट से, हम अपने नुमाइंदे से पूछें कि भाई, उसका गिरबान पकड़ के पूछें कि भाई मैं तो पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे रहा, मेरा पेट्रोल स्टेशन है पड़ा, उसके अंदर 50 रुपये पर लीटर पेट्रोल की लेवी है, 18% अब उसके ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं, और लेवी के अंदर मेरा ख्याल है 20 रुपीज़ पर लीटर उसके अंदर इंक्रीमेंट का, ये मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये जो रूमर्स थी 20 रुपीज़ पर लीटर उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप भाई, हम तो हर चीनी के ऊपर, घी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। असल कट लगाए ना भाई। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का रोजाना का खर्चा करोड़ों रुपए में है, प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा करोड़ों रुपए का है, गवर्नर्स का, चीफ मिनिस्टर्स का, फिर उसके नीचे गाड़ियों के टायर्स का बेपना। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कट लगे, हमारे ऊपर नए टैक्सेस लगाने की जरूरत ही कोई ना, इंक्रीज करने की जरूरत है ना करने। हम उनको बोले भाई क्यों टैक्स लगा रहे हो जब हम इतने टैक्स दे रहे हैं, आप अपना खर्चा तो कम करो। आप बताओ तो सही, आप लोग उम्रे पर चले गए हैं, हज पर जहाज भर के लेकर गए हैं, मीडिया वालों को लेकर गए हैं, क्यों लेकर गए हैं भाई? आप मीडिया वालों को किसके पैसों से लेकर जा रहे हैं? क्यों पैसे, हमारे अवाम के पैसे खर्च हो रहे हैं, पूरा जहाज भर के लेके जा रहे हैं, 10 करोड़ रुपया इन सारे मसलों का हल क्या लगता है आपको? क्या हल होना चाहिए? आप क्या सजेशन पेश करेंगे? हमें कहते रिजाल हैं, हमारे पास कोई अच्छा लीडर नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह दिया है। पाकिस्तान, वो मैं अक्सर एक बात अपने अल्फाज में कहता होता हूँ कि पाकिस्तान को, किसी को अल्लाह ताला रज के खूबसूरत बनाए, रज के मालो दौलत दे, उसको शानो शौकत दे, और उसके बावजूद उसके अमाल जो हैं वो
वो ऐसे हों कि वो रांदा दरगाह कर दिया जाए। तो हमारे लोग, हमारे पास कोई महातीर मोहम्मद जैसा लीडर कोई नहीं है, तैयब अर्दगान जैसा लीडर नहीं है, वो अहमद निजरादी वो थे ईरान के, वैसा लीडर कोई नहीं, इवन मोदी जैसा लीडर कोई नहीं। मतलब हमारा हमसाया मुल्क है, इतनी तरक्की कर रहा है हमारे साथ, वो उसने आज़ादी पाई है और आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। अभी बेसिक बात हमें ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, हमें ISPR रोज़ाना, वो भारत ने अपने एटमी मिसाइल में इजाफा कर दिया, उसके एसेट्स में इजाफा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमें ये कभी नहीं पढ़ाया जाता कि भाई उसने डैम्स बना लिए, उसने 500 डैम्स बना लिए, हमारे पानी के ऊपर भी डैम्स बना लिए, हम सोए हुए हैं। हमें नहीं पढ़ाया जाता कि भारत का $500 बिलियन का उसका फॉरेन रिजर्व है, हम 10-12 बिलियन डॉलर के ऊपर खड़े हुए हैं, दोनों आज़ादी इकट्ठी मिली हुई है। तो हमें कुछ ये बता, उधर उनकी जो आईटी की खाली पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट्स मिला दी जाए, उनकी जो IT सिटी है उसी की खाली एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से ऑलमोस्ट डबल है। हमारे पास तो हम वो कह तो रिजाल वाला, कोई अच्छा लीडर मिले पाकिस्तान के पास, दुनिया का सबसे बड़ा थार कोल में पाकिस्तान के पास कोयले का रिजर्व है, पाकिस्तान के पास सऊदी के रिजर्व से भी ज़्यादा रिजर्व रिकोडेक में बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पास हैं, पाकिस्तान के पास जो ऑयल है ईरान के ऑयल से ज़्यादा पाकिस्तान के पास ऑयल है। हमने उसको डीप इवैक्यूएट करके हमने उसको डिस्कवर करने की कोशिश ही कोई नहीं की। तो पाकिस्तान का इटसेल्फ तो कोई कसूर नहीं है, आपका मेरा कसूर है, हमने उसको किया ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा, मैं आम बेचूँगा, आलू प्याज बेचूँगा और दैट्स इट। मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? मैंने पाकिस्तान के लिए, मैं कहता हूँ मुझे टैक्स देना चाहिए, मैं टैक्स देता हूँ। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान ने मुझे सारा कुछ दिया, बनाया है, पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में कोई रहने ही नहीं दे। हमें एक काका सिपाही आके बोल जाता है कि यहाँ सबसे बड़ा मसला अभी जो चल रहा है कि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का है कि टैक्स अदा करना है, आपको अपने आप को फाइलर बनाना है ताकि आप टैक्स अदा, जैसे ताजिर, जितना छोटा ताजिर है, बड़ा ताजिर है, वो उनके अगर आप सुने तो कहते हैं कि भाई जो मर्जी कर ले, हम टैक्स अदा नहीं करेंगे, खुद को डॉक्यूमेंट ही नहीं कराते वो। तो इस पर क्या कहेंगे? आपके जितना भी लोग हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए हुए हैं? बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड लोग हैं। हमारे सिंपल सा CNIC आपका मेन टूल है, पर आप CNIC डालें, आपके पास कितनी ताजिर दोस्त ऐप भी आई हुई है उसके। हाँ सर, मैडम CNIC डालें, उसमें आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं। FBR के पास ऑलरेडी सिस्टम है, ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम है, शायद अमेरिकन के पास भी कोई। उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। मुझे शब्बर जैदी साहब का इंटरव्यू याद है जब वो कहते थे कि यार FBR के जो तकरीबन 21,000 मुलाजमीन हैं, हम चाह रहे हैं 15,000 मुलाजमीन को हाथ जोड़ के उनको कहें भाई आप घर चले जाएं, हम आपको आपकी सैलरीज आपके घर देंगे। आप दफ्तर में नहीं आए, आप दफ्तर आकर आप रिश्वत का, लोगों को तंग करने का नया तरीका गरम करें, इससे बेहतर है घर बैठे। तो आपके पास हर चीज़ डेटा मौजूद है। अगर आपके बिजली के बिल आ रहे हैं, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस है पड़ी, वो तो हाथों पे गिनी जा सकती है कि ये बंदे का ये 1 लाख रुपए इनकम शो कर रहा है, 5 लाख रुपए इसका एक्सपेंस है। हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? ये तो करने वाला कोई नहीं है ना। उन्होंने फ़ोन करना है कि साबरी साहब आप आ जाएं, आपका 5 लाख रुपया एक्सपेंस है, आपने इनकम 1 लाख रुपया शो की हुई है, तो चलो कुछ आपस में कर लेते हैं। तो मैं भी दाढ़ी के साथ भी बैठा हुआ हूँ, तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, अल्लाह खैर करे, आप बताएं क्या रिश्वत का रेट है। मैं देकर वापस आ जाता हूँ कि ठीक है जी, 1 लाख रुपया रिश्वत देता हूँ, फिर भी 4 लाख रुपया बच गया। अल्लाह ठीक है। इमरान साहब, अपने मसाइल को मद्देनजर रखते हुए, अपने कारोबार को मद्देनजर रखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि हम अपने साथ मुखलिस हो जाएं।
मैं कोई चीज़ देता हूँ तो मैं वही चीज़ दूँ जिसको जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। मैंने आम की एक पेटी दिखा रहा हूँ तो वो आम की पेटी एज इट इज़ पीछे भी वैसी होनी चाहिए, निशानी नहीं लगी होनी चाहिए कि यार ये मैंने आपको ये मोटे मोटे आम दिखा दिए और पीछे मैंने 2 नंबर मंडियों से जब भी हम क्रेट से पेटियां लेके आते हैं, ऊपर अच्छी लेयर होती है और नीचे वही गले सड़े सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह। ये बेईमानी, हम मिन हैसुल कौम करप्ट हो गए हैं। मैं अपने रिस्क में खुद मिलावट कर रहा हूँ, अपने रिस्क में खुद जहर मिला रहा हूँ। वो स्लो पॉइजनिंग है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे पैसों से बरकत कैसे चली गई है। मैं रोज़ाना इतने पैसे कमा कर जाने के बावजूद मुझे बेसुकूनी क्यों है? वो इसी वजह से है कि मैंने आपको ब्लफ किया है, दूसरे ख़रीदार को ब्लफ किया है, तीसरे को ब्लफ किया है, किसी की चीज़ें, किसी के पैसे दबा लिए हैं, किसी से झूठ बोल दिया है कि ये बेबरकती चली गई। हम अपने साथ मुखलिस हो जाए, हमने जवाब सवाल अल्लाह के पास देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान ऐसे हमसे बनता है ना माशरा, इंडिविजुअल हम हैं, माशरा में वो कलेक्टिव एक पोजीशन है हमारी इंडिविजुअल्स की। तो हम इंडिविजुअल्स ठीक हो जाएं, माशरा अपना आप ठीक हो जाएगा। जब हम माशरा ठीक हो जाएगा, हम सब ईमानदार हो जाएंगे, तो कैसे मुमकिन है कि हमारे ऊपर ये जो चोर और लुटेरे जिनको हम ढूंढते हैं कि यार ये कम चोर है तो इसको हम वोट दे देते हैं, ये ज़्यादा चोर है। हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है, हम उसको वोट दे रहे हैं जिसको मुझे पता है कि मैंने मौलवी को वोट दिया तो इसने जीतना तो है नहीं, मेरा वोट ज़ाया हो जाएगा। आप अपना वोट दें भाई, आपने हक सच की बात की। नहीं कोई आपके टाइम में पाकिस्तान दुरुस्त होता है या नहीं होता, आपका कंसर्न ही कोई नहीं है। आप चले जाएंगे, आपने अल्लाह को रिपोर्ट देनी है, अल्लाह मैंने ये काम सीधे सीधे किए थे, आगे ये इनकलाब नहीं आया, या मैंने कोशिश तो की थी ना, तो नहीं आया तो वो मेरा इट्स नॉट माय कंसर्न ना। तो आप उसको छोड़ दें बिल्कुल। हमने अपनी कोशिश, डॉक्टर इसरार साहब कहते होते कि भाई उन्होंने तकरीबन 34 साल डॉक्टर साहब ने तबलीग की है, तो उनके जो रुफ़का हैं, जो उनका यानी कि ए ग्रेड का वो है पढ़ा, जिसको वो समझते हैं कि इन लोगों ने अपने ऊपर, अपनी फैमिलीज़ के ऊपर पूरा कुरान को इम्प्लीमेंट किया है। तो वो सिर्फ 4000 लोग हैं 34 सालों में। 1000 बंदा 10 सालों की प्रोडक्शन है पड़ी उनकी ना। तो वो उनके साथ था कि यार ये कब इनकलाब आएगा। आप कहते हैं मेरे पास 2 लाख लोग हों तो हम इस निज़ाम के साथ इसको टकरा देंगे। तो ये 2 लाख लोग तो जिस तरह आपकी स्पीड है, ये तो शायद अगले 100 सालों में भी नहीं होंगे। तो वो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इससे नतीजे से कंसर्न नहीं है, मैंने अपने हिस्से का अदा किया, अपना काम कर दिया। मेरी ज़िंदगी में आएगा नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आ जाएगा। हमने अपना काम करना है, हम अपने काम से हम अपने बच्चों को आज कैसे चले जाते हैं कि भाई कल को हम चले जाएंगे तो हमारी प्लांटेशन नहीं है, ट्रीज कोई नहीं है, पानी कोई नहीं है, हम बोतलें उठा के मिनरल वाटर ढूंढ रहे हैं। तो हम बच्चों को हम जवाब दे सकते हैं? कोई जवाब नहीं दे सकते। अपने आप को ठीक करें बस, इंशाल्लाह खुलूस के साथ ठीक करें तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान दिनों में एक्सेलरेट करेगा, दिनों में। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हमें ईमानदार होने की ज़रूरत है, अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करने की ज़रूरत है। जब मैं और आप अपने अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करेंगे तो फिर ये मसला मसाइल पैदा नहीं होंगे। आज की पोस्टकास्ट से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।